दरवाजे पे बहुत तेज दस्तक हो रही थी। एसी वाले रूम से निकलकर तपती धूप में जाते हुए मैं शदीद गुस्से में थी। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही सामने वाले को कुछ कहना चाहा, सामने 70 साल के बुजुर्ग खड़े थे। बेटा, अगर कुछ खाने को है तो दे दो, मेरी बीवी भूख से मरने वाली है। ये सुनकर मेरा दिल लरज उठा। मैं भागकर खाना लेकर लौटी तो सामने वाले दरवाजे के सामने पड़ी इस बूढ़ी औरत को देखकर मेरे कदम ज़मीन से ही चिपक गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मैंने आदमी की बात सुनकर एक निगाह नीचे ज़मीन पर बैठी हुई औरत पे डाली तो देखा एक औरत टोपी वाला बुर्का पहले नीचे फर्श पर ही बैठी हुई थी, जबकि इस वक्त शदीद गर्मी थी। दर्जा हरारत तकरीबन 40 के लगभग था। बैठना तो कजा दूर की बात है, वहाँ पर खड़ा होना भी मुहाल था। एकदम से मुझे शदीद शर्मिंदगी हुई कि मैं अभी एसी वाले कमरे में बैठी थी और ये बेचारे पिछले 15 मिनट से दरवाज़ा खटखटा रहे थे। 15 मिनट से वो लोग दरवाज़ा मुसलसल बजा रहे थे, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा था एसी वाले कमरे से निकलने का। इसके अलावा मेरी पसंदीदा फ़िल्म भी चल रही थी, जिससे छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ। बाबा जी, आप लोग अंदर आ जाए। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे इन दोनों के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। गैराज में 2-3 कुर्सियाँ पड़ी थी तो इन्हें वहाँ पर बैठने का इशारा किया। वो लोग देखने में बिल्कुल ही बेज़रर लगते थे। इन कुर्सियों पर बैठने के बाद मैंने पूछा, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने एक दूर गांव का नाम लिया कि हम वहाँ के रहायशी हैं। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को दिखाने के लिए लाया था, पर यहाँ लेकिन फिर किसी ने मेरी जेब काट दी। मेरी बीवी को शुगर है तो इसे बहुत भूख लगती है। बेटी, हमें माफ़ कर दो कि हमने भरी दोपहर तुम्हें परेशान किया, लेकिन हमें थोड़ी मदद चाहिए। कुछ भी हो खाने के लिए तुम दे दो, और ऐसा करो अपना नंबर भी दे दो। अपने गांव पहुंचते ही तुम्हें इस खाने के पैसे अदा कर दूंगा। ये सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ। नहीं नहीं बाबा जी, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं हूं ना, कोई मसला नहीं। ये कह के मैं किचन में गई और खाने के लिए जो कुछ भी पड़ा था उठा के ले आई। इस औरत ने अब तक अपना बुर्का पीछे नहीं किया था। मैंने नरमी से कहा, माँ जी, अपना बुर्का पीछे कर ली। बेशक गर्मी बहुत है, आपको घबराहट हो रही होगी। मेरी बात सुनकर इस औरत ने बुर्का पीछे किया तो एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गई। पता नहीं क्यों इस औरत को देखकर मुझे अपने अंदर एक अपनायत सी महसूस हो रही थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे इस औरत को मैं जानती हूँ। मुझे इसके चेहरे पर अपनी जैसी मुशाबत भी महसूस हो रही थी। माँ जी, आपका नाम क्या है? पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, जिसके पेश नज़र मैंने इसका नाम पूछा। मुझे कहीं न कहीं यकीन था कि मैं इस औरत को ज़रूर जानती होंगी, लेकिन वो औरत नहीं बोली। तो बाबा जी ने नरमी से कहा कि बेटी, वो बोल नहीं सकती। बहुत पहले इसकी ज़बान में लंग आ गया था, जिसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे, और धीरे धीरे मेरी बीवी बोलने के काबिल ही नहीं रही। मुझे बड़ा दुख हुआ। दुनिया में न जाने कैसे कैसे दुख छुपे हुए थे, और हम सिर्फ इस वजह से परेशान हो जाते थे कि एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के पैसे नहीं, जबकि मेरे सामने मौजूद जोड़ा पैसे ना होने की वजह से कितनी कीमती शै खो बैठा था। मैं वहीं पर इनके पास बैठ गई और खाने की तरफ इशारा किया। हम दोनों ने बगैर किसी जल्दी के बड़े सुकून से खाना ख़त्म किया। फिर मुझे दवाएं देते हुए वहाँ से उठ गए, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि काश वो वहीं पर बैठे रहें। अंदर ही अंदर मुझे इनसे बहुत ज़्यादा अनसनियत महसूस हो रही थी। बाबा जी, कुछ देर और बैठ जाए ना, सुकून मिल रहा है आप लोगों के पास बैठकर। अमूमन मैं अजनबी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। अजनबी तो क्या, अपनों से भी बस लिए दिए अंदाज में ही बात करती थी, लेकिन इन लोगों से बात करते हुए मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। तभी मैंने बगैर किसी डर और झिझक के अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो बाबा जी ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं बेटी, तुम्हारे भी अपने करने वाले काम होंगे। हमने पहले ही तुम्हें भला वजह तकलीफ़ में डाला है। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। आप लोग दोबारा शहर आएंगे? उन्होंने इस बात पर सर हिलाया तो मैंने कहा, ठीक है, आप लोग मेरी तरफ दोबारा ज़रूर आइएगा। मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी। अगर कोई राब्ता नंबर है तो मुझे वो भी दे दे। लेकिन बाबा जी ने राब्ता नंबर देने से इनकार कर दिया, ये कहकर
کہ ان کے پاس موبائل ہی نہیں ہے۔ مجھے دکھ ہوا تھا، لیکن میں سوچ لیا تھا کہ اگلی مرتبہ وہ لوگ آئیں گے تو میں ضرور بابا جی کو ایک موبائل بھی لے کر دوں گی۔ بابا جی اٹھے اور انہوں نے دھیرے سے میرے سر پر پیار دینے کے انداز میں ہاتھ پھیرا۔ تبھی مجھے یوں لگا جس سے میرے سر میں کچھ چبھا ہے، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں تو ان دونوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اتنی کشش مجھے آج تک دنیا کے کسی بھی انسان میں محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی ان دونوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں مجھ سے اجازت لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر میں ان کے متعلق سوچتی رہی، پھر کمرے سے خاموشی سے واپس آ گئی۔ میں وہاں پر اکیلی رہتی تھی۔ میرے ساتھ اور لڑکی تھی جس نے وہ اپارٹمنٹ شیئر کیا ہوا تھا۔ میرے والدین دوسرے شہر میں رہتے تھے اور میں نوکری کے لیے وہاں پر مقیم تھی۔ اتنی ضرورت تو نہیں تھی میرے گھر والوں کو میرے پیسوں کی، لیکن میں خود بھی نوکری کرنا چاہتی تھی، کچھ کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اچانک سے تانیہ نے میرا کندھا ہلایا تو میں چونک کر دیکھا۔ وہ کافی حیران لگ رہی تھی۔ مبشرہ، کیا بات ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور سوچا یہ مجھے کیوں پوچھ رہی ہے۔ میں ٹھیک تو ہوں نا؟ پہلے تو کبھی یوں نہیں پوچھا۔ اپنی سوچوں میں ہی گم میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہوں۔ کیونکہ کیا ہوا ہے؟ میں کب سے تمہیں بلا رہی ہوں لیکن تم میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہی۔ تانیہ کی بات سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ یار کب سے کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے مجھے بلایا ہے، میں نے تو تمہاری بات سن لی، لیکن میری بات پر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، لڑکی پچھلے 5 منٹ سے میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ اچھا چلو چھوڑو، جلدی آ گئی ہو آج؟ میں نے اس بحث کو ختم کرتے ہوئے پوچھا تو وہ مزید حیران ہوتے ہوئے بولی، تمہارا دماغ کہاں پر ہے؟ آج اپنے پورے ٹائم پر ہی تو آئی ہوں۔ مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں نے ہنس کر کہا، پاگل، تم 6 بجے آتی ہو اور ابھی دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ مبشرہ، لگتا ہے تمہارا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ اب کی بار میں واقعی چونک گئی تھی۔ جب میں تانیہ کو کوئی بات کرتی تو وہ میری بات کی نفی ہی کرتی جا رہی تھی، بار بار مجھے جھٹلا رہی تھی۔ تو اب میرا چونکنا بننا تھا۔ مطلب یہ کہ شام کے 6:30 ہو رہے ہیں۔ نہ کرو۔ یہ بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی کہ اس وقت 6:30 ہو رہے ہیں، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ 1:30 بجے میں باہر آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ وہ بزرگ اور عورت میرے پاس بیٹھے رہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ اب تو یہ یقیناً 2 ہو جانے چاہیے تھے، لیکن تانیہ 6:30 کیوں کہہ رہی تھی؟ یقین نہیں آتا تو گھڑی دیکھ لو بے شک۔ اس نے موبائل کی سکرین آگے کر دی، جس نے دیکھ کر میری رہی سے ہمت بھی ختم ہو گئی۔ بھاگ کے جا کے میں نے دروازہ باہر کھول کر دیکھا تو واقعی آسمان سے ہو رہا تھا، یعنی 4 گھنٹے میں ایک ہی جگہ پر بغیر ہوش و حواس کے بیٹھی رہی۔ ایسا تو عام طور پر نہیں ہوتا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ لوگ 2 بجے گئے تھے۔ میں صرف 5 منٹ کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوں اور پھر آ کر تانیہ نے مجھے ہلا کر بلایا، یعنی 4 گھنٹے میرا دماغ غائب رہا۔ یہ سوچ کر میرے پورے دماغ میں ایک تھرتھری سی مچ چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سوچ کر کہ اتنی دیر میں کیسے غائب دماغی کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ تانیہ میری حالت سمجھ چکی تھی۔ اس نے مجھے نرمی سے تھاما اور اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ میں خاموشی سے ٹکر ادھر ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے لیے پانی لے کر آئی تو پورا پانی میں نے ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ اس کے بعد نرمی سے وہ میرے سامنے بیٹھ کر بولی، اب بتاؤ مبشرہ، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں اب بھی اس سے بڑی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ شاید یہ سچ میں میرا دماغ قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ بتاؤ نا مجھے، کیا بات ہے؟ تانیہ نے مزید نرم لہجے میں پوچھا تو میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، نہیں تانیہ، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی دیر میں اپنے ہوش و حواس کے بغیر کیسے بیٹھی رہی۔ ایسی کیا بات تھی کہ میرا دماغ ایک دم سن ہو گیا اور میں گزرتے ہوئے وقت کا کافی اندازہ نہیں کر پائی؟ نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، عام اوقات ہو جاتا ہے، اکثر میرے ساتھ بھی دفتر میں بیٹھے یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کہاں کی کہاں کھو جاتی ہوں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔
साफ लग रहा था कि तानिया मुझे महज परसकून करने के लिए ये बात बना रही है, वरना ये बात वाकई में परेशान कुन थी। अब मुझे बताओ क्या हुआ? वहाँ बाहर क्यों बैठी थी? खैरियत थी? गर्मी भी तो इतनी है, तुम एसी वाला कमरा छोड़कर बाहर क्यों गई? तानिया ने ये पूछा तो तब मुझे याद आया कि मैं तो इन दोनों बूढ़े लोगों को खाना खिलाने के लिए बाहर आई थी। जैसे ही वो घर से गए तो दरवाज़ा लॉक करके मैं वहीं पर 2 मिनट बैठ गई थी। बस फिर मुझे आकर तानिया ने ही उठाया था। मैंने पूरी बात तानिया के गोशगुजार कर दी। क्या तुम्हें इन पर कोई शक हो रहा है? वो तशवीश से बोली। तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, नहीं नहीं, मुझे क्या शक होना इन पर। वो तो बहुत मासूम और बहुत ही प्यारे लोग थे। मैं ही जोन आउट हो गई चुकी थी। पता नहीं, मुझे तो बहुत ही वो लोग अपने अपने लग रहे थे। मैंने इन लोगों के लिए मुकम्मल साइड ली थी। जिस पर तानिया खामोश हो गई, लेकिन नरमी से बोली, आइंदा ख्याल रखना, किसी भी ऐरे गहरे इंसान को घर के अंदर मत आने देना। तुम्हारी हिफाजत के लिए बोल रही हूँ। वाकई में तानिया बात तो बेहद मीठे लहजे में कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लगा कि वो इन दोनों बूढ़े लोगों को ऐसे क्यों बोल रही है। बल्कि इनके बजाय मुझे तानिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर भी न जाने क्यों मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा और सिर्फ हाँ में सर हिला दिया गया। आइंदा तुम्हारी कही गई बात का ध्यान रखूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेले बैठना है। एकदम ही से मेरा रवैया तानिया के साथ बदल गया। हालांकि हम दोनों बेहद अच्छी दोस्तें थी। कभी भी मैंने इस लड़की से इस लहजे में बात नहीं की थी जिस लहजे में अब बात कर रही थी। वो हैरानी से मुझे देखती हुई वहाँ से चली गई। अलबत्ता तानिया ने मज़ीद कोई बात भी नहीं की थी। इसके जाने के बाद मैं अजीबोगरीब सोचों में गुम हो गई। तकरीबन 1 हफ़्ता मुझे बहुत ज़्यादा बुखार रहा। मैं बार बार बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। मेरे जितने भी काम थे वो तानिया खुद कर रही थी। इसने मेरे घर फ़ोन करने का बोला, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया कि मेरे घर वालों को परेशान मत करो। अगर तुमसे मेरा कोई काम होता है तो घर तो, वरना तुम भी रहने दो। इन दिनों मुझे खुद की भी समझ नहीं आ रही थी, बल्कि मुझे अपने आप से ही बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस हो रही थी। पूरा पूरा दिन मैं चारपाई पर लेटी रहती, ना कोई काम होता और ना ही कुछ खाया पिया जाता था। तानिया भी मुझे देख देख कर परेशान हो रही थी। तकरीबन 1 हफ़्ते बाद जब वो थक गई तो संजीदगी से बोली, मुबशरा, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस बात पर मैं एकदम से बिफर गई और जलाकर पूछा, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। आखिर मुझे डॉक्टर चाहिए ही क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुमसे मेरा काम नहीं होता तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने करीब पड़ा गुलदान उठाकर तानिया को मारने की कोशिश की। मुझे यूँ लग रहा था कि मैं पागल हो रही हूँ। मेरे दिमाग के अंदर एक अलाव है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तानिया के लिए ये सब कुछ बहुत अजीब और नया था। वो कभी भी मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रख सकती थी कि मैं इसे मारने की कोशिश करूँगी, और जब मैंने ऐसा किया तो वो एकदम से डर गई और मेरे कमरे से भाग गई। इसके बाद वो दोबारा मेरे कमरे में वापस नहीं आई। तकरीबन शाम तक मैंने उसके आने का इंतज़ार करती रही, जबकि मैं मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी कि दोपहर को मैंने उसके साथ क्या हरकत की थी। शाम को भी जब वो मेरे कमरे में नहीं आई तो मैं हैरत से इसके कमरे में गई और वो काफ़ी डरी हुई बैठी हुई थी। मैंने संजीदगी से पूछा, क्या बात है तानिया, आज तुम मेरे कमरे में नहीं आई? मुझे देखकर इसकी आंखें एकदम से खौफ से फैल गईं। तुम जाओ यहाँ से, वो चिल्लाकर सिर्फ इतना ही बोली। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे डर क्यों रही है। हालांकि ये बात मैं मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी कि अभी कुछ देर पहले मैंने इसके साथ क्या किया था, और जो कुछ किया था इसका जवाब में इसका डरना बनता था। मुबशरा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ।
फिर मुलाकात होगी। ये कहकर इसने अपना पर्स उठाया और तेज़ी से कमरे से निकलने की कोशिश की, जबकि मैं इसे हैरत से देख कर रह गई। मैंने नरमी से तानिया की कलाई थामी तो इसने मुझे दीवार की जानब धक्का दिया। मुझे इतनी चोट तो नहीं लगी, लेकिन खुद को वो मुझसे छुड़वा कर भाग चुकी थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इसके जाने के बाद मैं वही दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और सोचने लगी कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मेरे सोचने समझने की सलाहियत एकदम से मफलूज कैसे हो सकती है। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। खाना खाते हुए ना मुझे कोई जायका आता था, ना ही किसी शय को इस्तेमाल करते हुए इसकी सतह को महसूस कर पाती थी। मैं पागल हो रही थी। तकरीबन 3 दिन मज़ीद अपने छोटे मोटे काम अपने हाथों से करते करते वहीं पर बैठी रही। 3 दिन बाद मैंने सोच लिया कि अब मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद ही नहीं था। इससे पहले मैं अपने मरने के अमल को अंजाम तक पहुंचाती, बाहर का दरवाज़ा बजा। मैंने बाहर जाकर देखा तो सामने वही बाबा और इसकी बीवी खड़ी थी। इन्हें देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई और इस औरत के गले लगकर मैं ऊंची ऊंची रोने लगी। हालांकि मैं इन्हें जानती भी नहीं थी। बस एक मर्तबा ही कुछ देर के लिए वो मेरे घर बैठे थे, लेकिन फिर इनसे मुझे इतनी अपनायत न जाने क्यों महसूस हो रही थी। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। भाभी ने नरमी से मेरे सर पर हाथ फेरा और पूछा, पुत्र क्या बात है, क्यों परेशान है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन्हें क्या बताऊं। बस थोड़ा बहुत जो बता पाई बता दिया कि मुझे कुछ हो गया है। मुझे यूँ लगता है कि कोई मेरे पीछे है। बाबा जी ने पढ़कर मुझ पर कोई दम किया। जैसे ही उन्होंने मुझ पर फूंक मारी, मैं एकदम से हल्की फुल्की हो गई। मुझे यूँ लगा न जाने कितने दिनों के बाद मैं ज़िंदगी की जानब आई हूँ। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। बेटी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इस औरत ने नरमी से पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहा, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ हो चुका है। मैं बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रही हूँ। मुझे कोई बात भी समझ नहीं आ रही। क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ बैठी हूँ, हर शय मेरी समझ से बालातर है। तो बेटी तुम्हारे घर वाले कहाँ पर हैं? मैंने संजीदगी से कहा, मेरे घर वाले दूसरे शहर में हैं और वो मेरी इस हालत के बारे में नहीं जानते। ना ही मैं इन्हें बताकर परेशान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की वाहिद कफील मैं हूँ। तो यहाँ पर तुम अकेली कैसे रहोगी? मेरी दोस्त है, अभी 5 मिनट के लिए बाहर गई है, अभी आ जाएगी। मैं भूल चुकी थी कि तानिया मुझे छोड़कर जा चुकी है और जो कुछ मैंने इसके साथ किया, तो इसके बाद इसका यहाँ पर रहना बनता ही नहीं था। क्यों झूठ बोल रही हो? एकदम से वो बूढ़ा आदमी सख्ती से बोला तो मैं घबरा गई और ऊंची ऊंची रोने लगी। मैं नहीं जानती मैं क्या कह रही हूँ, मुझे माफ़ कर दें आप लोग, मैं मरना चाहती हूँ। क्या बातें कर रही हो? तुम हमारे साथ चलो। कोई तुम्हारा नहीं तो क्या मतलब तुमने हमें रोटी खिलाई है? हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इस दुनिया में अच्छे लोग अभी भी ज़िंदा हैं। वो आदमी नरमी से कह रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फ़ौरन इस आदमी के साथ चली जाऊं, लेकिन दिमाग अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब तरह के सिग्नल दे रहा था कि इस आदमी के साथ जाना मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है। मुझे इसके साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त मेरे सोचने में समझने की तमाम सलाहियत सलब हो चुकी थी। मैं चाहने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर फोकस करके नहीं सोच पा रही थी। मैं इसे मना करना चाहती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे मुंह से हाँ निकल गया और मैं अपना जूता पहनकर इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। क्या तुम्हें अपने लिए और कुछ नहीं चाहिए? इस औरत ने हैरत से पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस अपने साथ कोई चाहिए। मैं अकेले रह रह कर मर जाऊंगी। मेरा दम घुटता है। चलो बेटी, तुम हमारे साथ चलो। बाबा जी ने नरमी से मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया तो मैं इनके साथ घर से बाहर आ गई।
मुझे इतना भी होश नहीं था कि मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लूँ। बस खामोशी से इनके साथ चलती जा रही थी, जबकि पीछे मेरा अध खुले का खुला घर रह गया। हालांकि तानिया भी वहाँ पर नहीं थी, लेकिन तब मैं अपने हवासों में होती तो कुछ करती। वहाँ से जाने के बाद पता नहीं हमने कितनी गाड़ियाँ बदली हैं, कितने रक्शे बदले, लेकिन हम लोग एक अजीब से इलाके में पहुँच गए। वो इलाका शहर से बाहर था, लेकिन बेइंतहा गंदा था। मैं जो इंतहाई नफीस लड़की खुद को समझती थी, मुझे वहाँ पर इतने गंद में जाने के बावजूद भी कोई एहसास नहीं आ रहा था। मेरी हत्ता की सूंघने की हिस्स भी ख़त्म हो चुकी थी। वो मुझे एक छोटे से घर में ले गए जो इंतहाई घुटन आमेज था। यूँ लग रहा था कि घर की छतें और दीवारें अभी मेरे ऊपर आन गिरेंगी। मैं एक कोने में जाकर बैठ गई। मुझे यकीन था कि वो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन जो हुआ वो इसके बरक्स था। बाबा जी ने मुझे एक छोटे से कमरे में बैठा दिया। इस कमरे की दीवारें बाहर से तो पक्की थी, लेकिन अंदर से इन्हें मिट्टी का लेप किया हुआ था और छत भी काफ़ी स्याह थी। मैंने गौर किया तो कमरे के एक कोने में छोटी सी अंगीठी पड़ी थी। वो अंगीठी ऐसी थी गोया जैसे हिंदू मज़हब में छोटे छोटे होन होते हैं, बिल्कुल वैसी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस अंगीठी के जहाँ रुकने की वजह क्या है। खैर मैं वहाँ पर बैठ गई तो वो बाबा और औरत दोनों मेरे सामने बैठ गए। उन्होंने अंगीठी में आग जलाई। फिर इसके बाद वो लोग ऊंची ऊंची कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो कुछ करते जा रहे थे, मेरे बाकी जो थोड़े बहुत होशो हवास कायम थे वो भी ख़त्म होते जा रहे थे। 5 मिनट बाद मुझे यूँ लगा गोया मेरी आंखों के सामने एक धुंध ही धुंध आ गई हो और मेरे सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक कि मैं अपने सामने बैठे हुए बाबा और औरत में ये भी फ़र्क नहीं कर पा रही थी कि इनमें से मर्द कौन है और औरत कौन है। हत्ता कि मेरा दिमाग इतना कुंद हो चुका था कि मैं मर्द और औरत कौन है हत्ता कि मेरा दिमाग इतना कुंद हो चुका था कि मैं मर्द और औरत की तमीज़ भी भूल चुकी थी। मैं अपना हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी तो वो मुझे अपने जिस्म के साथ महसूस ही नहीं हो पा रहा था। पता नहीं कितनी देर ये कैफियत जारी रही। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ याद नहीं था मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रही हूँ। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक घर में थी। मेरी तमाम यादें ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि मुझे अपना नाम भी भूल चुका था। मैं इन लोगों को अजीब व गरीब अंदाज में देख रही थी। उन्होंने बहुत बहार जेवरात और कपड़े पहन रखे थे। वो घर भी काफ़ी अजीब था और वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ थीं। ये भी मैं अब आप लोगों को ही बता रही हूँ, वरना जिस वक्त मेरे साथ ये तमाम मामलात हो रहे थे मुझे हर शय का नाम और हर तरह का रवैया भूला हुआ था। मुझे नहीं पता था कि लड़की किसे कहते हैं और लड़का किसे कहते हैं। पीरहान, तुमने हमारी बहुत मदद की। बताओ, मुँह मांगी रकम मांगो, हम इस लड़की की तुम्हें अदा करने के लिए तैयार हैं। मैं एक कोने में बैठी आंखें फाड़ फाड़ के इन्हें बात करते हुए देख रही थी। इनकी बात समझ आ रही थी, लेकिन मुझे इनकी बात का मतलब नहीं पता चल रहा था। बाबा जी ने बड़ी अकीदत से इस औरत के सामने हाथ बांध दिए और फिर इस औरत ने पैसों की दथियाँ बाबा जी की तरफ फेंकना शुरू कर दी। जितने लेने के बाद बाबा जी ने नरमी से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, जैसे कहीं बिल्कुल वैसे करना। अच्छा। उन्होंने यूँ कहा तो मैंने सर हिला दिया, गोया मैं इनकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। इनके जाने के बाद इस औरत ने एक लड़की को बुलाया और कहा कि इससे जाओ कमरे में सुला दो। मैं कमरे में जाकर लेट गई। मुझे काफ़ी नींद आई हुई थी। पता नहीं कितनी देर मैं यूं ही लेटी रही या न जाने कितने दिन। वहाँ पर हिसाब किताब मेरे लिए ख़त्म हो चुका था। मुझे जो कोई जहाँ ले जाता मैं वो कर लेती। तभी इस लड़की ने मुझे उठाया और कहा कि ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने ना सवाल किया ना जवाब, खामोशी से इसके दिए हुए कपड़े पहनने लगी। तो मुझे ये भी भूल चुका था कि कपड़े पहनते कैसे हैं। इस लड़की ने वो कपड़े पहनने में मेरी मदद की, फिर खुद ही मेरा एक दफ़ा करके थोड़ा बनाव श्रृंगार करने के बाद मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गई। बाहर वही औरत खड़ी थी जो मुझे पहले दिन मिली थी। मेरी खूबसूरती को सराहते हुए इसने नरमी से कहा, देखो मुबशरा, मैं तुम्हें एक आदमी के पास भेजूंगी। वो आदमी जो काम तुम्हें कहे तुमने वही करना है। मैंने ठीक है कह दिया। फिर वो लड़की मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई
वो कमरा छोटा सा था। वहाँ जाने के बाद इसने मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। मैं बैठ के कुछ देर बाद एक हट्टा कट्टा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मैं बड़े सुकून से बैठी रही। मुझे इससे खौफ तक महसूस नहीं हो रहा था। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो आदमी मुझे तबाह करने के लिए आया है या इस वक्त मैं एक कोठे पर मौजूद हूँ। वो आदमी इससे पहले मेरे करीब आता एकदम से पूरे घर में शोर होने लगा। यूँ लग रहा था हर कोई चीखता हुआ भाग रहा है। वो आदमी भी जल्दी से कमरे से बाहर गया तो देखा वहाँ पर पुलिस खड़ी थी और इससे देखकर सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने आगे बढ़कर इस आदमी को भी कॉलर से जकड़ लिया और फिर मेरे पास आए। मुझे भी उन्होंने यूं ही पकड़ लिया, फिर एक गाड़ी में डालकर अपने साथ थाने ले आए। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। मैं तो यूं थी कि क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बिल्कुल किसी बच्चे को जवानी के रूप में ढाल दिया जाए। मेरी वो वाली कैफियत थी, हत्ता कि मुझे बोलना भी भूल चुका था। थाने लाने के बाद मुझे अपने सामने तानिया दिखाई दी। मैं इसे हल्का हल्का पहचानती थी, यहाँ तक कि मैं तानिया का नाम भी भूल चुकी थी। मैंने तानिया को कुछ भी नहीं कहा। वहाँ से सीधा वो मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। तकरीबन 1 महीने में अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने तानिया को कुछ नहीं कहा। वहाँ से सीधा वो मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। तकरीबन 1 महीना मैं अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। तकरीबन आधा वक्त तो मैं सोती जागती कैफियत में रहती थी और बाकी वक्त दवाइयों के ज़रिए असर। तकरीबन 3 माह लगे थे मुझे इस तमाम सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए। तब जाकर तानिया ने मुझे हकीकत बताई। मैंने जब पहली मर्तबा इससे पूछा कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा और मैं कहाँ पर थी, तब इसने मुझे पूरी कहानी सुनाई और बताया कि मैं एक कोठे पर थी। वो आदमी मुझे अपने साथ कोठे पर ले गया था। कोठे से मैं तुम्हें यहाँ तक कैसे लाई ये एक अलग कहानी है। ये कहकर वो मेरे गले लगकर रोने लगी। लेकिन मुझे यही तजस्सुस हो रहा था कि मैं कोठे तक पहुँची कैसे। वो बाबा जी तो इतने अच्छे थे, फिर मुझे उन्होंने कोठे पर क्यों छोड़ा। तभी तानिया ने मेरी बात काट दी और कहा, वो मुबशरा कोई भी अच्छा नहीं होता। इस आदमी ने सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा बनने का ढोंग किया था ताकि वो अपने मकसद में कामयाब होता। और हाँ, वो अपने मकसद में कामयाब हो भी चुका था। सिर्फ तुमने नहीं, न जाने कितनी लड़कियों के साथ वो यूं ही धोखा करके इन्हें कोठे पर बेच चुका है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई तो वो दोबारा से तफसील बताते हुए बोली, वो आदमी कोई बुज़ुर्ग नहीं बल्कि वो भेस बदल कर यही काम करता है। इस आदमी की उम्र तकरीबन 40 साल होगी और वो बूढ़े आदमी का भेस अपना कर यूं ही हॉस्टल में मौजूद लड़कियों के पास मदद मांगने के लिए जाता है। वो लड़कियां हमदर्दी के जज्बे में आकर इसकी मदद करती हैं तो उन्हें प्यार देने के बहाने इनके सर पर हाथ फेरते हुए इनके कुछ बाल उतार लेता है। इसके बाद वो आदमी काले जादू का माहिर है। इन लड़कियों पर काला जादू करके इनके दिमाग को मुकम्मल तौर पर सुन कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम्हारे साथ हुआ। जैनी तुम्हें पागल बनाने की कोशिश करता है और जब वो लड़कियां मुकम्मल तौर पर अपनी हवास खो बैठती हैं तो फिर इनकी मदद करने के चक्करों में इन्हें अपने साथ कोठे पे ले जा कर बेच देता है। यूँ वो लड़कियां कोठे पर जाने के बावजूद भी कोई चीखो पुकार नहीं करती और वही करती हैं जो कुछ इन्हें करने के लिए कहा जाता है। मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में ही बचना लिखा था। तभी मैं वापस आई तो देखा घर खुला हुआ था। मैंने सीसीटीवी कैमरे से देखा तो मुझे वो बूढ़ा आदमी और औरत दिखाई दी। बाकी हमने जो भी किया पुलिस की मदद से किया। इस आदमी तक पहुँचे, इससे पुलिस ने अपनी हिरासत में लेने के बाद पता लगाया कि वो तुम्हें कहाँ पर बेच चुका है। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे अलावा मज़ीद 5 लड़कियां हमने इसी आदमी के पास से पकड़ी हैं जो इसने तुम्हारे ही कोठे पर बेची हुई थी। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया और मैं तानिया के गले लगकर रोने लगी। न जाने मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा नेक अमल किया था जो मुझे इतनी अच्छी सहेली मिली थी। अगर वो चाहती तो कभी भी मेरा पीछा न करती, लेकिन इसने आज दोस्ती का हक अदा कर दिया था। और हाँ, इस तमाम मामले से इसने मेरे घर वालों को भी बेखबर रखा क्योंकि वो मेरी बात का एहतराम करती थी। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें
اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔